सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सभी वैद्य मित्रों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हाँ पिछली जी, बार हमने दिलीप जी आप जरा करवाइए जरा। क्या कह रहे हो गुरु जी? मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप जरा वो कर दो आप। हाँ सर, कीजिए, शुरू कीजिए सर, निर्मल सर। हाँ ठीक है। तो पिछली बार हमने वासा, यष्टि मधु और गुडुचि और आमल की ये 4 जो चूर्ण औषधियां हैं वहां से हमने पीछे छोड़ा था, अभी वहां से कंटिन्यू करते। देखो चूर्ण औषधि आजकल है ना सबको इंटेक करने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो हो सके तो इन चारों का कॉम्बिनेशन करके या अलग अलग रख के उसका टैबलेट बना ले तो थोड़ा सुविधा अच्छा रहता है। और इसका घनवटी बनता है तो उसका पोटेंसी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो वासा, यष्टि, गुडू, चावल की ये चारों का घन बना के फिर उसका टैबलेट बनाते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। वो आसान भी होता है, प्रिजर्व भी रहता है और वो लंबे अरसे तक दे सकते हैं। वो किसी को भी स्वेलो करने में मुश्किल नहीं होता उसका। फिर एक बहुत प्रचलित योग तो नहीं है लेकिन अच्छा काम करता है, मेरे गुरुजी यूज करते थे, मैंने कभी यूज नहीं किया है। एक खास करके एक बला मंडूर और एक सीता मंडूर आता था। अभी सीता मंडूर तो कोई बनाता नहीं है, वो चलन में भी नहीं है, लेकिन सीता मंडूर, धात्री लो और प्रवाल पंचामृत, उसको थोड़ा भीमसेनी कपूर डाल के खिलाते हैं। वो देखो अम्ल पित्त का जो भी मेडिसिन है इसको प्राग भक्त देना ही बहुत बढ़िया रहता है। और किसी को ड्यूडेनल अल्सर या गैस्ट्राइटिस है तो उसको मध्य भक्त देते हैं। औषध ग्रहण काल जो बता है ना। निर्मल तो सर एक मिनट होल्ड करें। हाँ जी बोलिए। रिकॉर्डिंग चालू है गुरु जी? किसका? नहीं, मैं ऑर्गेनाइजर से पूछ रहा हूँ सर, शायद उनको सुना नहीं। ठीक है सर, कंटिन्यू बिजी कीजिए, है मैं वो करवा। तो, उनको कहीं ठीक है, मैं फोन करके पूछ लूंगा। करिए, आप कंटिन्यू कीजिए सर। देख लेते हैं। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए सर, कोई नहीं। हाँ तो ये सीता मंडूर, धात्री लो और प्रवाल पंचामृत इसको भीमसेनी कपूर के साथ दिया जाता है। अगर गैस्ट्राइटिस या ड्यूडेनल अल्सर है तो मध्य भक्त या अधो भक्त भी दे सकते हैं, लेकिन प्राग भक्त में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है कोई भी अम्ल पित्त का मेडिसिन देते हैं तो। फिर अभिपत्तिकर तो है ही, सबको पता है। तो अभिपत्तिकर के साथ शंखवटी, भंगभस्म और तगर चूर्ण देते थे, वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। देखो तगर डालता है ना, उसमें बहुत स्ट्रांग उसका सुगंध होता है। जो भी सुगंध वाले द्रव्य है जितने भी है, चाहे दालचीनी हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया, जितने भी सुगंधित द्रव्य है वो सब दीपन पाचन है ना। तो अम्ल पित्त में दीपन पाचन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अग्निमांद्य होता है, रस और रक्त दोनों का दूषित होता है, तो ये संप्राप्ति को भंग करने के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। कई लोगों को इसमें शंखवटी में सवाल लगता है कि ये हम लोग एक तरफ तो नींबू नहीं देते और इसमें शंखवटी में तो ये बहुत सारे उष्णवीर्य द्रव्य भी हैं, लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है तो उसका वो गुणांतराधान हो जाता है। अकेला नींबू का रस पिएगा डेफिनेटली अम्ल पित्त बढ़ा देगा, लेकिन उसको साथ में दूसरा ये शंख का जो क्षार है ना, वो शंख भस्म का वो क्षारीयपन, तो वो उसको न्यूट्रल कर देता है और उसका स्रोतोनुगामी बना देता है। और दूसरे भी तो मेडिसिन होते हैं, उसमें वचना वगैरह है, वो तो तिक्कट्टू है, तो भी आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो सबको मिलान करने के लिए, उसका नुकसान से बचने के लिए शंख का अच्छा व्यवहार होता है। ठीक इसी तरह एक शंभुक भस्म होता है, जैसे शंख होता है ना, इसी तरह तालाब वगैरह में या झील झरने में तो ऐसे मीठे पानी में शंख जैसे बहुत छोटे छोटे वो शंख जैसे आकृति वाले शंभुक मिलते हैं। वैसे वो ज्यादा कीमती नहीं है और उसका ज्यादा चलन भी नहीं है, लेकिन मैंने उसको यूज करके देखा है। उसको दुग्ध पाषाण या समुद्र फेंट के साथ देते थे, शंभुक भस्म देते थे। जिसको ये सौम्य प्रकृति के हैं, जो शंखवती वगैरह जो मेडिसिन यूज नहीं कर सकते, जिसको सूट नहीं करता, उसको ये शंभुक भस्म, दुग्ध पाषाण, लीला विलास रस देते थे। अभी कभी कभार उसमें द्विरुत्र हिंगवादी चूर्ण भी मिलता था, लेकिन द्विरुत्र हिंगवादी चूर्ण है ना, उसको आजकल तो
उसका फॉर्मेशन नहीं बनता है, कोई यूज नहीं करता है, क्योंकि उसमें चित्र काफी मात्रा में है। वैसे जैसे वो आपको बताया तगर वाला, तो उसी तरह इसमें कुष्ठ भी है। तो ये निम्ब एक भाग लिखता है, बच्चा एक भाग लिखता है, चित्र के वो 4 पार्ट मिलता है, और फिर वो कुष्ठ आता है, और विडंग है, और स्वजिका क्षार है। और सबसे ज्यादा स्वजिका क्षार है। अभी आपको पहले भी बोला कि स्वजिका क्षार है, वो क्षार धर्मी है, तो अम्लत्व को वो न्यूट्रल करता है, तो उसको वो शमन करता है। देखो ये लीला विलास रस, शंभुक भस्म और द्रुत हिंगवादी चूर्ण, वो वात कफज या दुष्चिकित्स अम्ल पित्त के कैटेगरी में आता है। आप कफज अम्ल पित्त को आसानी से ठीक कर सकते हो। फिर ऊर्ध्वक अम्ल पित्त उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन अधोग अम्ल पित्त का तो डायग्नोसिस करना भी मुश्किल हो जाता है। और उसमें भी ये वात कफज है ना, उसको तो थोड़ा दुष्चिकित्सा अम्ल पित्त में माना गया है, तो उसके अंदर इसका अच्छा परिणाम मिलता है, उसको यूज करके देखना चाहिए। तो द्रुत हिंगादि चूर्ण, लीला विलास रस और शंभुक भस्म, मैं तो उसको भृंगराज घनवटी के साथ मैंने यूज किया है, लेकिन अभी उसको वो अभी बनाता नहीं, क्योंकि अभी वो उसका जगह वो नारिकेल लवण और शीतल परपटी ने ले लिया है। वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही कम सामान चाहिए उसमें, और क्विक रिजल्ट देता है। आधे घंटे के अंदर अगर वो कोई आधे घंटे क्या 15 मिनट में भी अगर एक चुटकी भर के 3-4 डोज दे देते हैं, तो तुरंत उसको आराम मिल जाता है। अम्ल पित्त के जो भी लक्षण होते हैं, वो उरोदा है, कंठो धुमायन है, और फिर गले में जलन, हार्ट बर्न, उसमें वो अच्छे से वो परिणाम देता है। तो नारिकेल लवण और शीतल परपटी वो मेरा सबसे फेवरेट कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, अभी सर ये इसमें जरा, हाँ जी, ये शंख भस्म में क्या जिसके स्टोन होता है वो उसको दे सकते हैं अम्ल पित्त में? दे सकते हैं, क्योंकि वो क्षार धर्मी है ना। और अकेला शंख भस्म हम बहुत कम जगह यूज होता है ना, कोई भी कॉम्बिनेशन होता है तो शंख वटी दिया जाता है, शंख भस्म अकेला तो देते नहीं। नहीं सर, उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है ना? वो तो सब में होता है, जैसे गोदंती है, शंख है, शुक्ति है, प्रवाल है, कपर्द भस्म है, ये प्रवाल पंचामृत है, वो क्या है, वो सब तो पूरा सुधा वर्ग का ही है, लेकिन वो सब भस्म बन जाता है। देखो वो उसका अलग चैप्टर आपको मैं समझाऊंगा मैं, लेकिन हमें इतना समझना है कि हम लोग जो आयुर्वेद में यूज करते हैं कैल्शियम, खास करके जो कैल्शियम का है ना, उसका आपका मॉडर्न साइंस के साथ हम इंटरकोरिलेट कभी नहीं कर सकते। अभी आपको 2 शब्द आपने सुनने को मिला होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अभी हमारा जो कैल्शियम है आयुर्वेद में बताया हुआ, वो सबका शोधन होता है, कभी नींबू के रस में, कभी ये कुमार के रस में, ठीक है, कुमारी के रस में, तो वो ऑर्गेनिक बन जाता है। वो अकेला कैल्शियम नहीं बचता है, वो सुधावर का भले ही है, उसमें भी बहुत सारे, देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मेनली होता है उपयोग कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट वाला बहुत कॉम्बिनेशन बहुत कम जगह मिलता है। और आयुर्वेद की सिर्फ एक ही ड्रग में मैंने देखा है, एक अच्छा पुष्ट भस्म आता है, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अगर वो फॉस्फेट की गैर हाजिरी है तो कैल्शियम किसी को भी हजम नहीं होगा और उसका नुकसान भी होगा। रही बात आपका वो स्टोन वाले पेशेंट में, तो स्टोन वाले पेशेंट को उसको क्षार के साथ यूज करते हैं, शीतल परपटी के साथ वो शंख भस्म देते हैं, तो उसका नुकसान नहीं होता है। वैसे शंख भस्म खाने से किसी को स्टोन हुआ ऐसा आज तक हमने उसका हिस्ट्री नहीं मिला है। लेकिन कैल्शियम का गोली अगर खाया या हाई कैल्शियम का डाइट खाता है तो उसको कैल्शियम होने का चांसेस बढ़ जाता है, वो हमने देखा है, आप भी देखते होंगे। ठीक है, तो अभी कोई डाउट हो तो अभी आपको दूसरा मैं लास्ट में आपको सबको मैं समझ दूंगा, अगर ये कम पड़ा टाइम तो आपको स्पेशल लेक्चर भी दूंगा, लेकिन बीच में अभी आपने प्रश्न है ना वो आप कमेंट में रख दो या आप नोट करके रख लो, आप मुझे पूरा का पूरा आपको मैं टाइम दूंगा। मैं किसी का भी कोई डाउट रहेगा जब तक तब तक आपको वो लेक्चर चालू रखेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो चौथा लेक्चर 5वां लेक्चर भी लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये वात कफज जो अम्ल पित्त है उसमें ये कॉम्बिनेशन बहुत सही बैठता है। आजकल इसका उपयोग कम हो रहा है, लेकिन उसका उपयोग चालू करके देखना चाहिए, तो वो कभी फेल नहीं गया। मैंने जितने भी पहले हम लोग उसको बहुत यूज करते थे, लेकिन वो अच्छा काम देता है, वो मेरा अनुभूत भी है। फिर अभी एक ये शतावरी है, वो शतावरी है ना, उसका वो पाउडर वगैरह खाना या उसका ग्रेनुल खाना सबके बस की बात नहीं होती है। वो वैसे भी शतावरी का टेस्ट है ना, वो बहुत
वो थोड़ा अरुचिकर होता है, वो उसका वोमिट, नोशिया सेंसेशन, उत्क्रेश, ये रला सा होता है। तो शतावरी का तेल बनाकर यूज करते हैं या शतावरी का घृत बनाते हैं। देखो शर्त इसमें यही है कि आपको खुद बनाना है। कुछ चीजें है ना हमें मार्केट में से लेना नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो भी घृत वगैरह होगा खास करके तो उसमें ये सब मलाई का घी होता है। देखो बिलोली का घी का यूज नहीं करते, और तेल होता है उसमें भी तिल का तेल यूज नहीं करते, कोई दूसरा ही तेल डाले जाते हैं। अभी हम तो उसके सामने बैठ तो नहीं सकते। और ये शतावरी तेल है, यष्टि मधु तेल है, हाँ, जाति तेल आपको उसमें पहले भी मैंने आपको रेफरेंस दिया था। तो वो आपको खुद घर पे बना लेना है। बहुत कम सामान चाहिए, गाय का दूध चाहिए, थोड़ा सा शतावरी का या यष्टि मधु का जो जिसका भी घृत बनाना है उसका क्वाथ या फाट बना के यूज करना है, और उसको घृत या तेल पाक विधि से पका लेना है। तो स्वनिर्मित शतावरी घृत या तेल उसको यूज करना है। अभी ये कोई भी घृत और तेल डायरेक्टली कोई खा नहीं सकता, तो इसको अन्न के साथ देना है। आहार कल्पना जो भी है, अब ये मालपुआ वगैरह है, वो पराठा है, थेपला है, तो रोटी के ऊपर चुपड़ के भी दे सकते हैं, तो वो अच्छा रहता है। वो कॉम्बिनेशन बनेगा अच्छा, और वो पैलेटेबल बन जाएगा, वो खा सकता है। अभी शतावरी तेल नहीं मिलता है और बनाने का वक्त नहीं है, तो नारायण तेल चल सकता है। नारायण तेल है, जाति तेल है, लेकिन जाति आदि तेल कभी खाने में यूज नहीं किया जाता, वो एक्सटर्नल है। पद्मक तेल है, वो भी उसको संभाल के यूज करना है। वो शीतवीर्य है, लेकिन वो मिलावट वाला है, तो वो नहीं लेना है, तो आपको घर पर बनाना है। पद्मक तेल है, शतावरी तेल है, फिर चंदन का तेल है, जाति का तेल है। जाति तेल भी मैंने आपको उसका जाति पत्र लेके उसको बना, जैसे कड़ी पत्ता होता है उसी तरह उसका वल्ली का पत्ते आते हैं, बहुत अच्छा उसका तेल बनता है, और उसका घी भी बना सकते हैं। हाँ, ये पाइस पिस्टुला में तो जाति घृत का यूज होता ही है, तो कहीं भी आप उसको यूज करते हैं। जिसको ये गैस्ट्राइटिस, अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर हो गया, एसोफेगस है, तो अंदर ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको जाति घृत देना चाहिए, अच्छा रहता है। उसको चंदन का तेल या शतावरी का तेल और ये नारायण तेल दोनों को ज्यादा नहीं, 5-10 बूंद भी देते हैं तो चलेगा, है ना। अब फिर जो ये अम्ल पित्त का पेशेंट है, उसको नींद भी कम पाती है, कई बार नींद में से उठना पड़ता है, रात को 10 बजे 12 बजे उसको सडनली उठना पड़ता है। ये खास करके एसिड रिफ्लक्स है, फिर वो गैस्ट्राइटिस है, फिर वो हर्निया है ना, हाइटस हर्निया, तो उसमें वो तुरंत उसको उठ खड़ा होना पड़ता है। ऐसे पेशेंट में बच्चा है, जटामांसी है, थोड़ी मात्रा में पिपली मूल है, अश्वगंधा है, ये दब देने से उसको नींद अच्छा आता है। और उसको पैर में और सिर में विश्व विलास तेल का मालिश किया जाता है। और खाने के लिए ब्राह्मी घृत है, शतावरी घृत है, कल्याण घृत है, तो उसको मांसादी फाट या क्वाथ के साथ देते हैं। पहले मांसादी क्वाथ बना लो, तो उसके अंदर ये 2-3 घृत है, उसमें से कोई भी एक या घृत का 1 चम्मच आप उसमें डाला है, सिर्फ 2 या 5 ml भी होता है तो भी चलता है, तो सुबह शाम दे सकते हैं, उसको अच्छा रहता है। उसको दूध के अनुपान के साथ दिया जाता है, तो अच्छा रहता है परिणाम। फिर शास्त्रीय योग बताए कि एक गदनिग्रह का एक कल्याण वटक है, फिर रस कामधेनु का बलादि मंडूर, वो मैंने यूज नहीं किया, लेकिन वो उसका रेफरेंस मिलता है। फिर द्राक्षादि चूर्ण, वो भी योग रत्नाकर का है, वो भी मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन आप यूज कर सकते हैं। तो गदनिग्रह, रस कामधेनु, योग रत्नाकर का ये 3 योग है, कल्याण वटक, बलादि मंडूर और द्राक्षादि चूर्ण। फिर कटुकी और पटोल, देखो आरोग्यवर्धिनी में कटुकी 50% तक जाता है, लेकिन साथ में उसको हमें संभालना होता है। सब लोगों को आरोग्यवर्धिनी कंटिन्यूस नहीं दे सकते, क्योंकि वो रसौषधि है। 1.5 महीने से ज्यादा आरोग्यवर्धिनी किसी को प्रिस्क्राइब मत करना, ये थोड़ा ध्यान रखना है, संभालना है। आप उसके बदले अगर कटुकी देते हैं तो अच्छा रहता है। देखो मार्कंडी का है, ये आरगवद है, एरंड है, ये सारे के सारे है ना मृदु या लेकिन वो मध्यम टू तीक्ष्ण विरेचन की कैटेगरी में आता है, मतलब भेदन का काम करता है। देखो कटुकी है ना, देखो ये छेदन, भेदन, सारण, मृदु विरेचन, सुख विरेचन, मंद विरेचन, है ना, तीक्ष्ण विरेचन, और उससे भी आ गया था उग्र विरेचन। ये सब द्रव्य गुण में प्रियव्रत शर्मा जी ने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उसको एक बार देख ले। हमने तो ये आरगवद का गुलकंद भी बना के यूज किया है। आरगवद के फूल होते हैं, अभी आपका सीजन आएगा 1-2 महीने में, तो आरगवद का जो पुष्प है बहुत अच्छे वो पुष्प मिलते हैं, उसका कहीं भी यूज नहीं किया है किसी ने,
लेकिन हम लोगों ने ये जैसे गुलाब के पत्ती का गुलकंद बनता है, उसको आरोग्य पुष्प का गुलकंद बनाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। ज्यादा कुछ सामान भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा मिश्री और ये गुलकंद बना लेते हैं आरोग्य का, तो मृदु विरेचन हो जाता है। ये खास करके जो ये औषध द्वेषी है ना, जो ये दवाई खाने से परहेज रखते या खाने से मना करते, झिझकते हैं, तो उनके लिए ये गुलकंद अच्छा ऑप्शन रहता है। वो मृदु विरेचन भी है और पित्त शामक भी है ना। तो कटुकी है, पटोल है, ये सब स्वर्जी का क्षार के साथ देते हैं। अभी स्वर्जी का क्षार अगर आप शुद्ध कर नहीं पाते कोई बात नहीं, तो शीतल परपटी या क्षार परपटी भी आप दे सकते हैं। तो ये कटुकी, पटोल और स्वर्जी का इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है, वो परिणाम शूल में अच्छा काम करता है। और जिसको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, ये अम्लपित्त भी है, तो उसको अच्छा काम करेगा, दोनों में काम करेगा। फिर प्रवाल पंचामृत, देखो सादा प्रवाल पंचामृत है, ये मुक्तायुक्त का मैं आगे बताऊंगा मैं, ये वो कोष्णी मेडिसिन में, लेकिन ये प्रवाल पंचामृत है, स्वर्णमाक्षिक भस्म और अभ्रक भस्म, ये मना प्रदेश के ऊपर भी काम करता है, और ये हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके ऊपर भी अच्छा काम करता है। वो रसायन भी है, अभ्रक भस्म है ना, वो सारे के सारे गुण जो हमें चाहिए हमें खुराक वगैरह में, तो उसमें से वो अभ्रक भस्म मिलता है। उसमें भी अगर वो शतपुटी या सहस्त्रपुटी मिल जाती है तो बहुत बढ़िया बनता है, लेकिन सहस्त्रपुटी तो ढूंढना पड़ता है, आपको मिलना भी मुश्किल है। अगर वो बोलता भी है तो सहस्त्रपुटी कैसे बनेगा, वो सोचने की बात है ना। तो वो सादा अभ्रक भस्म मिलता है तो अच्छा रहता है। अभी ये पेशेंट है, ऐसा पेशेंट आता है तो उसको रक्त प्रसादन भी करता है। देखो प्रवाल पंचामृत है तो वो स्तंभन करेगा, स्वर्णमाक्षी के वो रक्त प्रसादन करेगा, और अभ्रक भस्म है वो रसायन है, तो जीवनीय भी है। तो हमारे जो सेल्स जो डैमेज होते रहते हैं, खास करके जिसको ये कैंसर का या गैस्ट्राइटिस का या अल्सर का जो अगर उसका हिस्ट्री है, तो उसके अंदर अभ्रक, स्वर्णमाक्षी और प्रवाल पंचामृत का बहुत अच्छा वो मेल बनता है, तो वो प्रिस्क्राइब करना अच्छा रहता है। उसके साथ में हम लोग सुबह शाम चंद्रकला रस भी देते हैं 250 mg, तो वो सोने पे सुहागा जैसा काम करता है। फिर ये अभी ऐसे पेशेंट अगर फिर भी उसको ये देने के बावजूद भी अगर पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण बहुत बढ़ जाता है, तो उसको रक्त स्टीवन होता है, रक्त स्राव होता है, ये नासागत रक्त स्राव, रक्त स्टीवन होना, गुदगत रक्त स्राव, ये अत्यार्थ होना, फिर वो मूत्रगत रक्त प्रवृत्ति बढ़ जाना, फिर नासागत रक्त स्राव, ये सब जो भी रक्त स्राव का है मामला बनता है, तो उस ऐसी कंडीशन में अकेला अम्लपित्त का सोच लिया ऐसा नहीं, साथ में रक्त स्तंभन मेडिसिन भी देना चाहिए, क्योंकि रक्तम जीव इति उच्यते कहा है, और वो हमारे जीवन का मुख्य आधार है। रोज थोड़ा थोड़ा अगर ब्लड निकलता रहेगा, वो पेशेंट है वो वीकनेस आ जाता है, उसको पांडु रोग भी हो सकता है, रक्तक्षय के भी बहुत सारे लक्षण बन सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए उसमें सबसे बढ़िया आता है चंद्रकला रस, दूसरा है शोणितार्गल रस और त्रिकांत मणिपिष्टी। देखो ये तीन का कॉम्बिनेशन अगर ये सब मिलता है, और ये इतना कॉस्टली भी नहीं है, बाकी तो बहुत सारा मेडिसिन है उसका रक्तस्राव रोकने के लिए चंद्रकला, शोणितार्गल रस, त्रिकांत मणिपिष्टी, बोल परपटी या बोलबद्ध रस अच्छे से मिल जाता है और काम भी करता है। हम तो ये प्रवाल पिष्टी, पन्ना पिष्टी उसमें यूज करते हैं, तो उसमें परिणाम अच्छा मिलता है। वो ये सब पिष्टी वगैरह है ना, उसको गुलकंद में अंदर मिला देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो वो डायरेक्ट खाने के बदले वो उसको ये वैसे टेस्ट ले से कोई भी पिष्टी है ना ले सकते हैं डायरेक्टली। तो चंद्रकला, पौनी साकर, बोल परपटी, बोलबद्ध रस, फिर वो चंदन का तेल भी ब्लीडिंग बंद करता है। फिर हरिद्रा है, यष्टि मधु, चलो ये सब कुछ नहीं मिला तो हरिद्रा है, तो वो भी ये रक्त का स्कंदन करता है, स्तंभन करता है। तो यष्टि मधु, हरिद्रा और कामदूधा रस, इन तीनों का मेल करते बहुत सस्ता है, और वो आपको हर 5-5 मिनट में एक चुटकी भर के देना है। मतलब आपको ये 250 mg तीनों को मिलाकर देना है, टोटल 250 mg। अभी आप 1-1 ग्राम भर कर लगा दो, 4 डोज आपको दे दो 15-20 मिनट में, तो वो आराम से वो इंटेक कर सकते हैं। उसका डोज अगर शाम तक ज्यादा भी वो कंज्यूम कर लेगा कोई नुकसान नहीं है। फिर लोद्र है, फिर ये चंदन और उशीर का पानक, वो भी तुरंत ब्लीडिंग को बंद करता है। फिर ये ज्वार का वो लाजा बोलते हैं ना, ज्वार होता है, अभी खली बोलते हैं, अभी होलिका दहन में जो यूज होगा, तो वो जो ज्वार है ना, वो ज्वार का आटा या ज्वार का खली, वो भी वो ब्लीडिंग को बंद करता है, चाहे कोई भी मीटिंग होता हो, तो वो अच्छा काम करता है। और खास करके एक सूरज नस्य है, वो भी हमने
मैंने मेरे खुद को भी बचपन में मेरे को नासागत रक्तस्राव काफी हो जाता था हर ये समर में। तो वो मुझे 100 वर्ष से मेरा वो खुद का वो नासागत रक्तस्राव बंद हुआ है, नहीं तो हर समर में 3-4 बार तो मेरा खुद का ये ब्लीडिंग होता ही था, चाहे कुछ भी करो बंद कर ही नहीं सकता, आधे घंटे तक वो नाक में से खून बहता रहता था। तो ये मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है। इक्षुरस है वो आप सब जगह मिल जाएगा, अगर इक्षुरस नहीं भी मिला तो उसके बदले आप मिश्री का पानी बना के आप उसको डायरेक्टली नाक में डाल सकते हो, वो भी वैसे ही काम करेगा। वो भी नहीं है तो गुड़ का वो पानी बनाकर भी डाल सकते हैं। तो ये कुल मिला के ये सब रक्त मोक्षण का जो है उसका उल्टा है, जिसको रक्त का स्राव होता है। अभी इसी तरह रक्त मोक्षण के का भी उसमें उसका उल्लेख किया है वो योग रत्नाकर में। तो ये उसका उल्टा है, जिससे ज्यादा रक्त स्राव हो रहा है तो उसको बंद करना है। और जिसको अभी ये सब शोधन किया, वमन विरेचन कुछ भी कर लिया, औषधिया भी हो गया, संशोधन समसमन हो गया, पथ्यापथ्य भी कर लिया, उपशय अनुशय का भी ध्यान रख किया, फिर भी कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि उसको ये ठीक नहीं होता है अम्ल पित्त। तो उसके लिए ये योग रत्नाकर ने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया है। उसमें उन्होंने ये सब उसको संप्राप्ति का विघटन करने के लिए आपको खास रक्त मोक्षण करना चाहिए। देखो ये संप्राप्ति घटक का एक बार आपको शुरू में किया था, वो रस और रक्त ये दोनों धातुएं हैं। अभी ये अम्ल पित्त में रस और रक्त दोनों की दृष्टि होती ही है। तो अगर ये संशोधन वगैरह के करने के बाद भी अगर अम्ल पित्त ठीक नहीं होता है और साथ में अगर उच्च रक्तचाप या हाई बीपी भी रहता है, तब तो उसको जरूर रक्त मोक्षण कराना चाहिए। देखो ब्लड लेटिंग और ये ब्लड डोनेशन, उसमें कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ब्लड लेटिंग में बहुत थोड़ा सा 2 या 3 तोला मतलब 25-30 ml से ज्यादा ब्लड निकाला नहीं जाता है, लेकिन ब्लड का डोनेशन करने में तो काफी सारा खून निकाला जाता है। और वो रक्त का शोधन नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें तो हमारा जो शुद्ध खून रक्त है वो भी निकल जाता है। तो ये गलत फहमी में मत रहना कि हम साल में एक बार किसी को ब्लड डोनेट कर देंगे तो हमें रक्त मोक्षण करने का जरूरत नहीं होता है। देखो रक्त मोक्षण का वो अलग से चैप्टर है, लेकिन एक बात तो हमें इसमें समझना है कि रक्त मोक्षण है उसका ये प्रोटोकॉल ये है कि अगर वो कोई किसी का रक्त मोक्षण किया जाता है तो दूषित रक्त जब तक है तभी तक ये वो रक्त मोक्षण होता है, बाद में अपने आप को बंद हो जाता है या निकाल देना पड़ता है, उसको हटा देते हैं। ब्लड डोनेट का और इसका टोटली विपरीत है, क्योंकि ये बीपी वगैरह का पेशेंट है उसको हेमरेज होने का चांसेस बहुत होता है। रक्तस्राव वगैरह अगर बढ़ गया तो उसको फिर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अम्ल पित्त में भी रक्त की दृष्टि होती है और रक्त रस शुद्धि के उपरांत भी अगर ये रक्त शुद्धि नहीं होता है तो अम्ल पित्त को ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि ये रक्त है ना वो पित्त का वो बेस बंद बनाता है। वो पित्त है वो रक्त का मल कहा गया है। तो अगर रक्त का शोधन होता है या रक्त का वो प्रसादन करते, देखो शोधन और प्रसादन दोनों अलग चीजें हैं। ये प्रियव्रत शर्मा जी ने भी अच्छे से बताया और अत्रेय विद्यालंकार जी ने भी अच्छे से बताया प्राकृत दोष विज्ञान और प्राकृत अग्नि विज्ञान में। वो आप जिज्ञासु लोग वहां पर आप देख सकते हैं। तो उसमें वो रक्त का शोधन करना और उसके लिए साथ में दूषित रक्त को बाहर निकालना, ये दोनों होता है। तो ये होता है तो बाद में ये स्वर्णमाक्षी जैसा मेडिसिन है वो रक्त प्रसादन कर सकता है। अभी कई लोगों का ऐसा सवाल होता है गुरुजी ये सब चंद्रकला सूत्रशेखर बहुत सारा यूज किया लेकिन फिर भी फायदा नहीं होता है, तब उसको इसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए। क्योंकि अकेले योग रत्नाकर जी ने नहीं, ये चरक ऋषि ने भी हमने ये सबसे पहले बता दिया था, योग रत्नाकर तो बाद में आए। तो चरक सूत्रस्थान 24वां अध्याय है, वो एक क्या विधि शोणितीय अध्याय है, तो उसमें उसका खास उल्लेख किया है कि अगर कोई भी रोग, डायरेक्टली तो उसमें अम्ल पित्त का वर्णन नहीं है, लेकिन आचार्य चरक ने साफ शब्दों में उसको निर्देश दिया है कि कोई भी रोग अगर दोषानुसार उसका चिकित्सा किया और फिर भी वो ठीक नहीं होता है तो उसका रक्तावसेचन साध्य व्याधि में ही उसको गिनकर उसको रक्तज रोग में उसको गिनकर उसका रक्त मोक्षण करना चाहिए। ये विधि शोणितीय अध्याय में
इसमें समर्थन मिलता है। तो योग रत्नाकर और आचार्य चरक दोनों ने रक्त मोक्षण का साफ साफ शब्दों में उसमें उल्लेख किया है। तो कोई भी रक्तज रोग है उसके अंदर रक्त मोक्षण करने में हमें झिझकना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत अभ्यास कर लेते हैं तो वो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा सामान भी नहीं चाहिए और ज्यादा खर्चा भी नहीं है और परिणाम आपको तुरंत देता है। खास करके ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया और ये माइग्रेन होता है ना, उसमें वो रक्त मोक्षण से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और कई बार ये अम्ल पित्त का उपद्रव में भी ये देखा जाता है। तो वो उसका अम्ल पित्त का क्रोनिक हो गया, उसका उपद्रव से हमें बचना है तो उसको रक्त मोक्षण को अप्लाई करने में मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल सही निर्णय बनता है। अभी एक दूसरा आता है बहुमूल्य औषधियां लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, आपका 6-7 मेडिसिन बता रहा हूँ। बहुमूल्य मेडिसिन मतलब वो 1-1 ग्राम का भी वो 400-500 रुपया होता है, लेकिन वो अच्छा रिजल्ट देता है। देखो अभी ये मुक्ता पिष्टी उसमें टॉप लेवल पर आता है क्योंकि वो चंद्र का रत्न है और चंद्र का है वो मन का कारक है। तो मुक्ता पिष्टी या मुक्ता युक्त कोई भी अगर योग लिया जाए, ये कामदुधा रस है वो भी अगर सादा लिया तो वो ठीक है, लेकिन मुक्ता युक्त लेते हैं तो वो तुरंत काम करेगा। ठीक इसी तरह चंद्रकला रस है वो भी मुक्ता युक्त मिलता है। सुशेखर रस है वो भी स्वर्ण युक्त मिलता है, उसमें मुक्ता नहीं डलता लेकिन स्वर्ण युक्त सुशेखर डालते हैं तो वो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। वो रसायन भी है और साथ में त्रिदोष शब्द है। फिर प्रवाल पंचामृत सादा भी है तो उसके सामने मुक्ता युक्त प्रवाल पंचामृत भी मिलता है। और डायरेक्ट मुक्ता पिष्टी या मुक्ता भस्म वो दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रवाल पिष्टी की तरह प्रवाल भस्म भी आता है, तो उसी तरह ये मुक्ता पिष्टी मुक्ता भस्म वो भी बहुमूल्य मेडिसिन है, उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा एक आता है एक विक्रांत भस्म। देखो हीरक का ये सब्स्टिट्यूट के हिसाब से कई वैद्य लोग उसका यूज करते हैं। तो विक्रांत भस्म है वो त्रिदोषज्ञ है, वो आयुष्यवर्धक भी बताया, तो उसका यूज करना अच्छा रहता है। वो ये 4-5 चीजें हैं उसमें ऑलमोस्ट सभी मैंने यूज किया है और ये हमेशा परिणाम देता है, हम काफी यश देता है। हमें उसका वो कीमत बाद में देखना है, लेकिन उसका परिणाम मिलेगा, वो आपका उत्साह भी बढ़ेगा और रोगी भी आप खुश हो जाएगा। अभी कोई महंगा मेडिसिन कोई नहीं ले सकता, तो मैं उसको रत्न वर्ग जो है उसका उपयोग करने का मैं खास सलाह देता हूँ। ये रत्न वर्ग है और उपरत्न है। मेरे पास लगभग ऑलमोस्ट सारे के सारे रत्न और उपरत्न के पिष्टी मैं यूज करता हूँ आज भी, क्योंकि वो भले ही थोड़ा लेते हैं लेकिन वो 150 या 125 mg भी देते हैं एक दिन का, तो भी उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। एक दिन का एक डोज अगर 101 रत्ती भी देते हैं तो भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। जो सुशेखर रस या वास, देखो सुशेखर रस वगैरह है वो मध्यम, मतलब वो या 4-5 महीने का होता है तब में काम करता है। अभी 15-20 दिन का हिस्ट्री है तो वहां पर वासा, एसटी, गुड़ूची, शतावती ये सब चलेगा। तो जो जीर्ण अगर ये अम्ल पित्त का पेशेंट है तो उसके लिए अभी 6 महीना या 1 साल पुराना है तब तो ये सुशेखर रस वगैरह उसका परिणाम नहीं मिलेगा। वो पहले भी वो यूज करके आ चुका होता है, तब जाके हमारा प्रिस्क्रिप्शन इस तरह से बनाना है। ये रत्न, उपरत्न या फिर ये बहुमूल्य औषधि अगर वो अफोर्ड करता है पेशेंट तो मुक्ता युक्त या स्वर्ण युक्त भी आपको मैंने अभी बताया वो ले सकते हैं। अगर वो अफोर्ड नहीं करता है फिर भी हमें वो फायदा लेना है तो बीच का रास्ता निकालना है। रत्न वर्ग और उपरत्न वर्ग वो इतना महंगा नहीं है, आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। तो उसका बहुत कम उपयोग होता है। ये सब आपने कई बार नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन ऐसा ये आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो दूसरे चिकित्सकों से अलग पड़ना चाहिए। देखो उसने भी कभी सुना नहीं होगा ऐसा मेडिसिन आपको यूज करना है। देखो जब से हम लोगों ने स्वर्ण युक्त, मोती युक्त मेडिसिन या विष युक्त मेडिसिन, जो विषगण है, जो ये वत्सनाभ है, विष तेंदुक है, ये जयपाल वगैरह है, भलातक है, ये विष द्रव्य वगैरह जब से हमने यूज करना बंद किया या कम किया है ना, तब से ये आयुर्वेद का नुकसान चालू हुआ है। अकेला अंग्रेजों का दोष देना या समय का अभाव ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोगों का भी गलती है। तो हम लोगों को उसका शोधन मारण करना चाहिए और उसका सेंद्रीय कॉम्बिनेशन बनाकर, ये सब निरिंद्रिय होता है। जो भी अभी ये लेड का और ये आर्सेनिक का जो झगड़ा चल रहा है, लेकिन वो लेड और हमारा नाक दोनों में अंतर है, ठीक है।
फिर रसमाणिक्य वगैरह है तो उसमें भी उसका दोनों का अंतर है, वो तो थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाता है, लेकिन हमें उसमें से देखना है कि हमें ये फायदा उठाना है। ये रत्न वर्ग उप रत्न वर्ग है, उसको अच्छे से फायदा लेना है तो उसको सही डोज में और किसी सही अनुपात के साथ यूज करते हैं तो बहुत अच्छा उसका परिणाम मिलता है और बहुत लागत भी बहुत कम होती है। तो आपका परिणाम भी आपको अपेक्षाकृत अगर लेना है, संशोधन संशमन भी किया और साथ में ये भी करना है कि थोड़ी सी रत्न उप रत्न वर्ग का भी थोड़ा ध्यान देना है। तो ये सबसे पहला रत्न आता है, ये माणिक्य पिष्टि, ये सूर्य का रत्न है, शीतवीर्य है। देखो कई लोगों को ऐसा लगता है सूर्य है वो तो गर्मी के कार्य क्षेत्र में आता है, लेकिन उसका रत्न है वो शीतवीर्य है। जो भी रत्न और ये उपरत्न है सब के सब शीतवीर्य है, चाहे कोई भी ले लो, पन्ना ले लो, मुक्ता ले लो, पंडे, ठीक है। तो उसको यूज करना चाहिए, शीतवीर्य है। ये यूनानी वैद्य वाले उसको पुष्टा याकुत कहते हैं, रूबी बोल सकते हैं। ये जो होते हैं ना जौहरी लोग, वो रूबी माणिक्य बोलते हैं ना, तो सूर्य का नंग माना जाता है, ठीक है। अभी ये ज्योतिष के हिसाब से जिसका सूर्य कमजोर है तो उसको इसके हिसाब से, तो ज्योतिष का भी थोड़ा बहुत किसी के, अभी हम लोग भले ही नहीं जानते हैं, लेकिन कौन सा ग्रह किसी का वीक है, अगर वो किसी का परामर्श लेकर उसके हिसाब से उसके रत्न और उपरत्न यूज किया जाए तो उसका परिणाम मिलने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। अभी किसी का मंगल खराब है तो प्रवाल पिष्टि दो, अभी प्रवाल पिष्टि नहीं है, महंगा पड़ता है तो हकीक पिष्टि दो। अभी प्रवाल है वो मंगल का रत्न है, हकीक है वो मंगल का उपरत्न है। अभी ये सफेद लाल कोई भी मिले चल सकता है, लेकिन वो प्रवाल है, वो प्रवाल पिष्टि या प्रवाल भस्म। प्रवाल भस्म के बदले रत्नों का तो देखो, भस्म का बदले हम लोग पिष्टि पसंद करते हैं। एक अकेला एक रत्न आता है उसका, वो फिरोजा, अभी उसका कोई पिष्टि नहीं बनाता, उसका तो भस्म ही बना जाता है। बाकी सब के सब उसका पिष्टि का ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। वैक्रांत है तो उसका भी पिष्टि नहीं बनता, उसका तो भस्म ही बनाया जाता है। तो दूसरा आता है ये बुद्ध का रत्न है, पन्ना पिष्टि। तो अभी आपको प्रवाल पिष्टि का एक बात बताता हूँ, ये बीच में एक दूसरा आता है प्रवाल पिष्टि की तरह, अभी सबको वो अफोर्ड नहीं करता है मान लिया, तो प्रवाल पिष्टि के बदले हम लोग शक्कर जो होती है ना मिश्री, उसको शरद ऋतु में जब शरद पूर्णिमा आती है तो उसमें बड़ी थाली भर के उस शक्कर को, जैसे हम लोग धूप में सुखाते हैं ना सब्जी वगैरह, इसी तरह उसको शर्करा है जो शरद पूर्णिमा के एक दिन नाइट में पूरी रात भर उसको रख दो चंद्रमा की पूर्णिमा में। अब फिर उसको सुबह उठ के उसको डब्बे में भर लो, जब भी ऐसा अम्ल पित्त का आवेग आता है तब उसको देते हैं तो उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और उसी का अगर हम खाने पीने में उसको यूज करता है, अभी इसमें करना कुछ नहीं है। देखो ये काला ये संस्कार हुआ, संस्कार हो ही गुणांतराधानम बोला है, तो ये चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टि बोला है। उसी तरह उसी में से मुझे याद आया कि ये प्रवाल पिष्टि तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टि का बहुत अधिक महत्व है। ठीक इसी तरह अगर प्रवाल पिष्टि चंद्रपुटी नहीं बना सकता तो कोई तो चंद्रपुटी शर्करा तो हम आराम से बना सकते हैं। बनाने का कुछ नहीं है, उसको चांद्री में रख दो और उसका वो शरबत वगैरह में या गुलकंद बना में उसका यूज करो, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये ब्लीडिंग भी बंद कर देता है, मैंने देखा है। माहवारी का ब्लीडिंग है, किसी को नसवार फूट रही है तो उसमें भी 2-3 बूंद डालते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो खाने में भी देते हैं तो वो परम पित्त शामक बन जाता है और बहुत सस्ता है, उसमें कुछ करना कुछ नहीं है। वो पेशेंट को बोल देना है कि आप थोड़ा 1 या 2 किलो शक्कर लेके उसमें चांदी में रख देना, उसको पूरा 2-3 महीना यूज करना है। तो ये बुध का नंग आता है, ये पन्ना पिष्टि है। तो वो पन्ना पिष्टि है, वो भी तार्क्ष है, संस्कृत को उसका नाम तार्क्ष है, कुष्ठा चमुरत बोलते हैं यूनानी में। वो शीतवीर्य है, वो बहुत अच्छा काम करता है ये भी। फिर पुखराज रत्न है, तो गुरु का रत्न है, वो आमाशय का बल बढ़ाता है। देखो ये एसिड रिफ्लक्स है, हाइटस हर्निया है, किसी गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक अल्सर है, किसी को वो कैंसर हुआ है स्टमक का, तो उसको पुखराज पिष्टि और वैक्रांत भस्म और साथ में अगर मुक्ता युक्त कामदूधार देते हैं तो वो ये 1 या 2 हफ्ते में ब्लीडिंग बंद कर देता है। ये मैंने यूज किया है, तो अगर वो कॉम्बिनेशन बनता है वो भी अच्छा बनता है। अब फिर वो नीलम पिष्टि है, शनि का रत्न है, ये त्रिदोष अग्न है और पाचन भी है, इसको सफायर बोलते हैं, ठीक है। फिर मुक्ता पिष्टि है, तो मुक्ता पिष्टि है चंद्र का रत्न है, वो मन का कारक है, शीतवीर्य तो है ही। फिर सांगेय सब पिष्टि है,
वो भी हृदय है, विषग्न है, शीतवीर्य है, वो भी अच्छा काम करता है। कोई भी एक या दो भी ले सकते हैं। फिर गोमेद मणि पिष्टि, तो गोमेद पिष्टि है वो राहु का रत्न है ये। तो फिर मेद्य भी है, कफग्न है, इसको ऑनिक्स बोलते हैं। फिर वैदुर्य है, वो केतु का रत्न आता है। तो केतु का रत्न है, वो भी पित्त साम्य कारक है। पित्त शमन करना और पित्त का साम्यकरण करना वो दोनों अलग चीजें हैं। तो जैसे पित्त का शोधन, पित्त का निःसरण और पित्त का शमन तीनों अलग चीजें, ठीक इसी तरह ये साम्य कारक है। ये वैदुर्य पिष्टि का एक खासियत है, पित्त का साम्य करता है, समावस्था में लाता है। अगर ये घट गया है तो बढ़ा देगा, बढ़ गया है तो घटा देगा, ये दोनों काम करता है, तो साम्यकार है। फिर राजावर्त पिष्टि, ये मंगल और शनि का उपरत्न है। ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा। एकदम वो ये ब्लू कलर का उसका वो पिष्टि बनता है, तो वो ग्रेइश ब्लू कलर का, वो पित्त शामक है, वो भी राजावर्त पिष्टि। फिर जहरमोरा पिष्टि, अभी ये कोई रत्न तो नहीं है, पत्थर जैसा है। तो वो हाइपरटेंशन है, किसी को नोशिया, वोमिटिंग, छर्दी वगैरह होता है, तो उसमें भी ये जहरमोरा खता है पिष्टि को हम लोग दही के पानी के साथ देते हैं। तो खास करके जो बच्चों के जो डायरिया, डिसेंट्री हो जाता है, तो उसको सिर्फ 1 ग्राम दे दिया, अब वो 4-5 दिन में वो 1 ग्राम खत्म करना है। तो एक दिन का मुश्किल से 250 mg हुआ। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2 महीने का, 3 महीने का, अभी उसको डायरिया हो जाता है, तो मैंने देखा है वो तुरंत फायदा करता है। अभी वो जैसे कोई भी कितना भी पुराना क्रॉनिक छर्दी या उत्कर्ष का पेशेंट हो, तो पहले हम लोग पहले क्या मयूरपिच्छ का यूज होता था, हम लोग इसमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मयूरपिच्छ है वो बैन हो गया, अभी उसका मिलना मुश्किल है। तो उसके बदले में हम ये जहरमोरा पिष्ट यूज करते हैं, तो वो छर्दी, हाइपरटेंशन, उत्कलेश है, ये हल्लास है, उसको भी फायदा करता है। हम लोग उसको शट्टी चूर्ण के साथ दे सकते हैं, कामदूदा रस, शट्टी चूर्ण और जहरमोरा खटाई पिष्टि। अगर ये मयूरपिच्छ पे भस्म नहीं मिलता है तो, क्योंकि ये आमाशय बलवर्धक है। देखो ये पुखराज पिष्टि और ये राजावर्त पिष्टि, ये दोनों पित्त शामक तो है, साथ में ये राजावर्त पिष्टि के बदले ये अगर जहरमोरा पिष्टि अगर ऐड करते हैं तो वो आमाशय का बल कारक है। तो ये दो चीजें, पुखराज और ये जहरमोरा, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो आमाशय का दुर्बल है वो आराम से अब उसको मैनेज कर सकते हो, उसको सही बना सकते हैं। फिर स्फटिक मणि है, वो स्फटिक मणि है, वो भी शीतवीर्य परम शामक है। वो उसका गले में उसका माला वगैरह बनाकर भी पहना सकते हैं, जिसका मन भी थोड़ा विचलित रहता है, मनोविकार भी है, निद्रा नाश है, टेंशन रहता है, स्ट्रेस लेवल है, आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है, नींद ना आना, इंसोम्निया है, तो उसके भी विदग्धा जीर्ण और ये अम्ल पित्त दोनों में काम करता है। तो ये अकिक पिष्टि, स्फटिक मणि पिष्टि, ये दोनों का मिलाकर हम लोग यूज करते हैं। वो शीतवीर्य है अकिक पिष्टि की तरह ही। अकिक पिष्टि तो पहले भी बोला, ये मंगल का उपरत्न भी है। तो ये स्फटिक मणि और अकिक पिष्टि का और रक्तस्राव भी काम करता है। इसको अगर शीतल पर्पटी के साथ या बोल पर्पटी के साथ देते हैं तो गुदगत रक्तस्राव को बंद कर देता है, 2-3 दिन देना पड़ता है बस। तो अकिक पिष्टि वो हार्ट डिजीज में भी अच्छा काम करता है। देखो प्रवाल पिष्टि, अकिक पिष्टि और प्रभाकर वटी, इन तीनों को मिला के हम लोग देते हैं, तो वो जो आजकल ये जो हार्ट अटैक सडनली आते हैं उसके पीछे एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी उसका डायग्नोसिस तो बाद में होता है, पोस्टमार्टम में भी वो एसिडिटी आता नहीं है, जल्दी पकड़ में नहीं आता। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अभी इसको छाती में जलन ऐसा कोई नहीं बोलता, सीधा सीधा हार्ट बर्न बोला जाता है। तो हमें ये जो भी हृदय है, ये संज्ञेय सब पिष्टि है, फिर ये तृणकांत मणि पिष्टि है, अकिक पिष्टि है, ये सब हृदय है, रत्न उपरत्न, तो उसको आराम से यूज करना चाहिए। है आपको मैंने पहले बोला पिरोजा का भस्म है, तो पिरोजा भस्म है, वो भी केतु का उपरत्न है। देखो ये पिरोजा है, उसका पिष्टि नहीं बनता, उसका भस्म ही बनाया जाता है। तो पिरोजा भस्म है, वो मधुर है, कषाय भी है, और क्षेपन कहते तो दीपन पाचन भी है। तो उसको उसका मेनली काम क्या, स्थावर और जंगम दोनों विष को वो न्यूट्रल करता है। तो स्थावर जंगम विष का विष जनित जो कोई भी गैस्ट्राइटिस एसिडिटी है उसमें वो अच्छा काम करता है। फिर संयोग विष बोलता है, संयोग जन्य विष हुआ, अभी किसी को विरुद्धाहार किया या कुछ बाहर का कुछ केमिकल वाला कुछ खाने में आ गया और उससे अगर एसिडिटी हुआ तो
उसमें ये मयूर कुछ भस्म और फिरोजा भस्म दोनों को मिलाकर देते हैं, तो रल्लास वगैरह बंद हो जाता है। बैरूपेश नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, झारमोरा यूज करो। अब वो बहुत सस्ते हैं, ये अभी सूद से खर्रस वगैरह जो अब 1 ग्राम लेते हैं उतने चार्ज में तो ये 1 किलो तक आ जाता है, तो आप आराम से दे सकते हो, तो उसका कोई नुकसान भी नहीं है। छोटे बड़े सबको ये दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 5-5 10-10 साल तक वो खराब नहीं होते हैं। रसौसली तो फिर भी कभी कभार खराब हो सकते हैं, लेकिन ये रत्नों की पीष्टियां है ना, उसको यूज करना है और आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बहुत बढ़िया बनेगा। मैंने इतने सारे रत्न बताए, उपरत्न बताए, किसी को अगर कोई डाउट हो तो अभी भी मैं उसको बता दूंगा फिर से रिपीट करके। अभी आपको मैं शरबत बता देता हूँ। देखो 30-40 से भी ज्यादा शरबत आता है, जो पानक है, शरबत है, ये खंडपाक, आपको पहले भी ये नारिकेल खंडपाक और ये कुष्मांड खंडपाक का बोला है। अभी मुरब्बे है तो आंवले का मुरब्बा वगैरह, लेकिन अभी आपको शरबत का ही बता रहा हूँ मैं। एक है सबसे पहले आता है उसमें उन्नाब शरबत, उन्नाब बने बदर, ये जो बेर होते हैं ना, तो उसका शरबत बनाते हैं, अम्ला पित्त में देते हैं। वो सिद्ध भैषज मणिमाला का रेफरेंस है उसका। फिर फालसा शरबत है, ब्राह्मी का शरबत है, केवड़े का शरबत, शंखपुष्पी शरबत, जुफा शरबत, सौंफ या मिश्रिया, वो तो सब जानते हैं, तो मिश्रिया का शरबत और चंदन और शीर पानक दोनों को मिलाकर देते हैं, वो बहुत बढ़िया टेस्टी आता है। तो उसके अंदर थोड़ा गुलकंद डाल दिया या गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी, थोड़ा सा उसमें एक या 2 ड्रॉप चंदन का तेल डालते हैं, तो तुरंत हार्ट बर्न में फायदा मिलता है। फिर गंभारी पानक बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन गंभारी का पानक यूज करना चाहिए। उसके जो फल आते हैं उसको निकाल के उसको पका के शरबत विधि से बना लेना चाहिए। फिर ये लिसोड़ा, अभी ये जो गुजरात के लोग जो उसका अचार बनाते हैं, तो लिसोड़ा का शरबत भी पित्त शामक है, गुलकंद के साथ उसको हम लोग खिलाते हैं, तो थोड़ा टेस्टी लगता है। फिर रक्त शोधक तंत्र शरबत बनता है, ये रसतंत्र सार का एक रेफरेंस है, तो रक्त शोधक शरबत है। फिर धान्य खीम है, नारियल का पानी है, और नारियल का पानी या नारियल खंडपा को भी तुरंत फायदा देता है। फिर गुड़हल, ये जो जपा का शरबत, जपा कुसुम शरबत बोलते हैं, गुलाब का शरबत है, चंदन का शरबत, फिर वो कमल का शरबत, ये नीलोफर शरबत बोला जाता है। तो वो क्या ये नीलोफर का 4-5 अलग अलग कलर के आते हैं, ये गुलाबी रंग का शरबत आता है, ब्लू आता है, ये लाल रंग का आता है। तो वो नीलोफर शरबत और फालसा शरबत है, उन्नाब शरबत है, ये सब यूनानी सिद्ध योग संग्रह में से मिलता है। उसमें ये आयुर्वेद के ग्रंथ में उसका रेफरेंस कम मिलता है। इसी तरह ये गोजीवा शरबत है, वो भी यूनानी सिद्ध योग संग्रह में से मिलता है। तो बनफशा शरबत जो सिद्ध भैषज मणिमाला का है, वो भी अच्छा है। बनफशा आपको ब्लू विट्रल बोलते हैं, तो बनफशा खाने में अच्छा लगता है। ब्लू बेरीज ना मॉल में मिलता है, लोकल मार्केट में तो मिलना मुश्किल हो जाता है। आप अमेज़न में लेकर उस पर बनाकर घर पर शरबत बना सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है बनफशा शरबत। फिर अभी सारीवा का उपयोग बहुत अच्छा है। तो उपलसरी काढ़ा मिलता है एक कंपनी का, मराठी की कोई कंपनी है, लेकिन वो उपलसरी काढ़ा है, वही सारीवादी हिम माना जाता है, वो भी अच्छा है, वो शीतवीर्य है। फिर धान्यक शरबत है, धान्यक हिम है, गुड़ची का शरबत बना सकते हैं, सारीवा का पानक या सारीवा का उपलसरी का काढ़ा कोई भी। फिर उशीर का शरबत है, वासा शरबत है, गुलाब का अर्क है, दाड़िम का अनार का है, अनार का शरबत बना सकते हैं। फिर ये सौंफ का शरबत है, उसी तरह सौंफ का अर्क निकाल कर रख सकते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं वो चंदन के तेल के साथ। फिर वो कुष्मांड का भी शरबत बनता है। अम्ल पित्त हर पाक वैद्य कल्पद्रुम का है, वो भी नारिकेल खंड पाक जैसे ही उसको परिणाम मिलता है। फिर आंवले का मुरब्बा है, नारिकेल खंड की तरह वो आंवले का मुरब्बा भी अच्छा काम देता है। आम्लकाद्य अवले है, चंदनादि अवले, ये आयुर्वेद प्रकाश का है। फिर जीरकादि मोदक, ये रसतंत्र सार का है। फिर खमीरे गावजबान अंबरी, ये यूनानी ड्रग है, ये यादव जी त्रिकम जी आचार्य सिद्ध योग संग्रह में से मिला है। फिर दाड़िमावले है, द्राक्षावले और ये खमीरे आब्रेशम, ये दोनों रसतंत्र सार में आपको मिल जाएगा। वो बनाना बहुत आसान है, तो उसमें ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं चाहिए। मार्केट में शायद 1-2 बार मिल जाता पहले, लेकिन अभी आने का बंद हो गया है, वो मिलता नहीं है। तो इतने सारे ये शरबत है, पाक है, पानक है, बस इतना याद रखना है।
कोई भी मधुमेह का पेशेंट है उसमें ये शरबत या पानक यूज मत करना, उसको सिर्फ अर्क दे सकते हो या उसका हीम बनाकर दे सकते हो, उसमें भी शक्कर गुड़ नहीं डालना है। फिर अभी बीच में आपको बोला था एसिड रिफ्लक्स का हाइटस हर्निया, वो तो सब लोग जाते हैं, लेकिन जैसे हार्ट का डायलेटेशन होता है उसी तरह स्टमक भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो डायलेटेशन ऑफ स्टमक, उसमें ये रौप्य भस्म है, नाग भस्म है, ये स्वर्णमाक्षिक भस्म या ताप्यादिलो, रजत युक्त ताप्यादिलो देते हैं, और कामधेनु रस को भंग भस्म के साथ देते हैं। देखो ये नाग भस्म का कम से कम 100 फुट देना पड़ता है, 40 फुट तक तो नाग भस्म कभी भी उसका भस्म बनता ही नहीं है। इसलिए नाग भस्म अगर यूज करना है तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसको संभाल के यूज करना है, उसका डोज भी बहुत कम देना चाहिए। भले ये अभी आजकल महावात विध्वंस रस या गर्भपाल रस ऐसे बहुत सारे योग है जिसके अंदर ये त्रिभंग भस्म है, तो उसमें ये नाग भस्म का उपयोग होता है, लेकिन उसका 100 फुट देने के बाद भी उसका उपयोग करना चाहिए, तब जाके आपको वो नुकसान नहीं करेगा। अदरवाइज 40 फुट तक तो वो जीवित रहता है, वो अपुनर्भव नहीं होता, और अपुनर्भव हुई भस्म है नुकसान करेगा ही, चाहे कोई भी भस्म ले लो। खास करके ये जो रजत है, ताम्र है, लोह भस्म, ये सब अपुनर्भव होना चाहिए, तब जाके उसका शोधन, मारण और जारण अच्छे से होना चाहिए, तभी होगा। शोधन और जारण करेगा तो ही मारण अच्छा होगा। तो ये शास्त्रीय विधि से अगर बनी हुई है डेफिनेटली काम करता है। तो नाग भस्म देते वक्त ये थोड़ा संभालना है, अगर उसका कोई विषाक्त असर आता है तो शीतल परपटी आपको हमेशा आपके साथ में रखना चाहिए। कोई भी लेड पॉइजनिंग का पेशेंट होता है, नाग भस्म लिया या नाग का कोई कॉम्बिनेशन दिया, उसका रिएक्शन आता है, तो उसमें स्फटिका बहुत सिंपल है, शुभ्रा भस्म भी आप यूज सकते हो या फिर शीतल परपटी भी दे सकते हो, तो वो उसका अच्छा एंटीडोट है, वो बहुत मामूली कीमत है, और 50 साल तक भी वो शुभ्रा भस्म खराब नहीं होने वाली। ठीक है, तो वो आपको साथ में रखना है, लेकिन हमें डरना नहीं है, लेकिन खान पान में भी थोड़ा ध्यान देना है, मेडिसिन का चयन भी अच्छे से करना है। तो ये ताप्यादिलो और कामधेनु रस भी आमाशय वृद्धि जनी जो है ना उसमें अच्छे काम देता है। फिर जिसको जंतु प्रकोप जनी जो अम्लपित्त होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था एच पाइलोरी, तो उसमें ये लीला विलास रस अच्छा काम करता है, उसको भृंगराज घनवटी के साथ देते हैं। देखो भृंगराज आसव एक बार हम लोगों ने यूज करने का कोशिश किया था, लेकिन कोई भी अम्लपित्त का पेशेंट में भृंगराज या कोई भी आसव वरिष्ठ नहीं दे सकते। इसमें एक अपवाद है कनक आसव, और वो भी 1 या 2 बार ही दे सकते हो। ये 5 ml 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं देना है, तो 5 या 10 ml टोटल 24 घंटे के। अगर वो 10 ml से ज्यादा गया तो वो उसको अम्लपित्त का उसको लक्षण बढ़ा सकता है, क्योंकि वो संधान क्रिया से बनता है, तो वो हमें थोड़ा संभाल के यूज करना है। कोई भी ये कुमारी आसव वगैरह नहीं देना है, ये सब आमाशय प्रदाह करता है, वृक्क प्रदाह भी करता है, तो कुमारी का जूस वगैरह पीते हैं आजकल, तो उसको संभालना है, उसको रोकना है। ये ऐसे ये जो होता है ना, जब सब शरबत वगैरह तैयार मिलते हैं उसको बंद ही करना चाहिए। वो आपको जो जूस, शरबत तो नहीं, जूस बनाते हैं ना, कुमारी का ये बेल का जूस, फिर गुड़ूची का जूस, अभी ये कोरोना में बहुत यूज हुआ है, तो वो आप उसको काढ़ा बना दो या उसका हीम बनाओ या उसका पानक बना लो, शरबत बना लो, अच्छा रहेगा। मना नहीं है, लेकिन इस तरह से डायरेक्ट वो प्रिजर्वेटिव कलर वगैरह यूज किया वो नहीं खाना है। तो एच पाइलोरी में लीला विलास रस को कनकासव के साथ देते हैं तो उसका पेन में तुरंत फायदा मिलता है। 5 ml देने से कोई इतना नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपने 25-30 ml दे दिया, 2 तोला दूध दिया, कनकासव तो वैसे भी बहुत कम डोज में दिया जाता है नॉर्मल पेशेंट में भी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिर 2-3 घंटे के बाद अभी इसी तरह ड्यूओडेनल अल्सर आता है, जैसे ये एच पाइलोरी या ड्यूओडेनल अल्सर या परिणामशूल आयुर्वेद में उसको बोला, तो उसको एकदम सिंपल सादी मेडिसिन है शीतल परपटी, मेरा मोस्ट फेवरेट मेडिसिन है। तो शीतल परपटी या नारियल पानी के साथ या कोपरा पाक के साथ या नारिकेल खंड पाक के साथ दे सकते हैं। आंवला का दियावले है, अगर मिलता है तो भी अच्छा है। मेरा सबसे फेवरेट कॉम्बिनेशन ये शंख भस्म, शीतल परपटी और नारिकेल लवण है। मैंने पहले ही बोला ना कि द्रुत और हिंगवादी चूर्ण उसको हमने यूज करना कम कर दिया है, उसके पीछे रीजन यही है। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, आप आराम से दे सकते हैं। फिर किसी को पेट का भारीपन हो जाता है खाना खाने के बाद, तो उसको शंख भस्म, प्रवाल पंचामृत लो और द्राक्षावले या द्राक्षा का पानक या शरबत के साथ देते हैं, वो पेट का भारीपन कम हो जाता है। थोड़ा काला नमक उसके अंदर ऐड कर देना चाहिए।
सौंफ या काला नमक उसको यूज करना चाहिए। फिर गैस्ट्रिक अल्सर हो गया तो उसमें ये खमीरे गावजवान, अंबरी, खमीरे आब्रेशम, फिर चंदनोशिर पानक, ये ताप्यादी लो, स्वर्णमाक्षिक भस्म, यशद भस्म, ये नाग भस्म, ये बहुत अच्छा काम करता है। स्वर्णमाक्षिक भस्म है वो इसका लीला विलास रस और शीतल पर्पटी के साथ, नारिकेल लवण और शीतल पर्पटी के साथ देते हैं तो वो गैस्ट्रिक अल्सर में और इसोफेगाइटिस दोनों में काम करता है। ठीक है। अभी पित्त की जो उष्णता और तीक्ष्णता को शमन करने तो यशद और स्वर्णमाक्षिक भस्म बहुत अच्छा काम करता है। खास करके लिम्फेटिक ग्लैंड के ऊपर भी बहुत प्रभावी है यशद भस्म, और वो कभी फेल नहीं गया है। यशद भस्म देते वो कभी किसी को नुकसान नहीं करता। देखो हम लोग ताम्र का योग यूज करने में बहुत संभालना होता है, लेकिन ताम्र के बदले अगर हम लोग ये स्वर्णमाक्षिक यूज करते हैं तो फायदा तो वही मिलेगा ताम्र का ही। और ज्यादा उसमें अमृतीकरण का मामला है, वो भी शायद ही कोई कंपनी अमृतीकरण करती है। ताम्र भस्म के चैप्टर है उसमें आप देख सकते हैं। तो हम अमृतीकरण किए बिना ये ताम्र का यूज नहीं किया जाता, उसका वो नुकसान होता है। ये सूत शेखर रस वगैरह है उसमें भी ताम्र भस्म डलती है, लेकिन वो थोड़ा संभाल कर यूज करना है। मैंने खुद 6 महीने तक मैं रोज 4-5 घंटे तक पढ़ा था। मैं आज भी सूत शेखर रस का मैं जो कॉम्बिनेशन है, मैं रहस्यमय कॉम्बिनेशन ही समझता हूँ। मैं भले ही यूज होता है सब लोगों को, लेकिन उसके बदले ये अच्छा रहता है आप स्वर्णमाक्षिक भस्म यूज करो, बिल्कुल निरापद है। कोई प्रेग्नेंट लेडी को भी आप देते हैं तो उसको नौशिया वोमिटिंग कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो ये पित्त की उष्णता और तीक्ष्णता कम करने के लिए यशद भस्म, मुक्ता पिष्टि, पन्ना पिष्टि, प्रवाह पिष्टि, अकिक पिष्टि, ये कामदा रस, स्वर्णमाक्षिक भस्म, ताप्या दिलो, शंख भस्म ये दे सकते हैं। चंद्रकला रस भी अच्छा काम करता है। तो सूत शेखर रस नहीं देना ऐसा नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा डोज कम रखना है। उसको दूसरे अकेला सूत शेखर रस देने के बदले उसके साथ में दूसरा कोई ये अनुपान या उसका सहायक मेडिसिन जो उसको देते हैं, रेलेवेंट मेडिसिन, तो अच्छा रहता है उसका। ठीक है। अभी ये साइकोसोमेटिक डिजीज है। ठीक है। तो ये अम्ल पित्त को मनोभाव के ऊपर भी थोड़ा हमें काम करना है। ये जो भी नकारात्मक भाव होते हैं काम क्रोध आदि से, जो उसके परहेज रखने का बोलना है, निदान परिवर्तन भी करना है, और फिर मनोनुकूल वातावरण में रहने का उसको एडवाइस देना है। फिर व्यवहार वगैरह है, अध्वगमन है, उससे भी हमें उसको मना करना है कि अभी आपको बाहर धूप पे कम जाना है। फिर स्वेच्छाचारी जीवन, ये गुरु वगैरह का अपमान करना या सदुरुत का पालन न करना, ये सब थोड़ा संभालना है। तो इसको ईश्वर प्रणिधान करना, थोड़ा अभ्यास करना है। कोई अपना जो भी अपने कार्य के क्षेत्र है उसके अंदर कला का हो, नृत्य का हो, कोई भी ऐसा हो उसके अंदर वो कोई क्रिएटिव वर्क करना है। कोई कला या उसका हॉबी को डेवलप करना है। नृत्य हो गया, नाटक मंचन हो गया, कोई सौम्य मूवी देखे, कोई कार्टून वगैरह देखे, बच्चों के साथ खेलना, कोई संगीत का सुनना। अभी ये संगीत के लिए तो मैंने खुद ने भी 5-6 राग ऐसे मैंने नोटिस किया है कि उसको सुनाते हैं तो उसको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। खास करके अम्ल पित्त का पेशेंट है उसको हम लोग ज्यादा नहीं 30 मिनट के लिए आपको ये राग सुनना है। अभी उस राग को डायरेक्ट सुनना या उस राग पे आधारित कोई फिल्मी गाने सुनना वो उसकी मर्जी है। उसमें सबसे पहला आता है राग यमन कल्याण। देखो ये मन का साथ है, इसका ये चंद्र का वो कारक है, तो वो मोती पिष्टि वगैरह देते हैं साथ में। अगर ये राग भी सुनाते हैं और थोड़ा ये पथ्य पालन भी करते हैं तो बहुत अच्छा मिलता है फायदा। तो सबसे पहला आता है या राग यमन कल्याण, फिर दूसरा है राग मारवा, तीसरा है राग शिवरंजनी और राग कलावती चौथा, फिर वो राग भैरव और लास्ट में आता है राग पुरिया धानेसी। ये पुरिया धानेसी और यमन कल्याण ये बहुत अच्छा फायदा देता है। वो जो भी मन का जो चंचलता है, फिर विक्षुब्ध है, अपसेट होना, वो सब आराम से वो मैनेज कर सकता है। अभी वो कंसंट्रेशन करना ये सब कर सकता है। तो उसको सहयोगी बनाता है, उसको मनोनुकूल बनाना है। का वो पेशेंट है उसको थोड़ा विनोदी वृत्ति में उसको लेके जाना है, कोई चुटकुले वगैरह सुनना है, एकदम गंभीर विषयों के ऊपर से उसको ध्यान हटाने का कोशिश करना है, ये हमारा काम है। ठीक है। अभी उसका ये प्रमुख औषधियों के ऊपर विचार करने के लिए थोड़ा टाइम होने को अभी दलीप कुमार जी अभी 9 होने को है, अभी स्टॉप करते हैं या राइट सर ओके सर यहीं पे स्टॉप करते हैं सर, नेक्स्ट उसमें लेंगे सर। क्योंकि अभी 10 मिनट लगता है, अगर 10 मिनट करता है तो आप पूरा हो सकता है सर। लेट हो जाएगा, ज्यादा बचा नहीं है बस सर आप ना यहीं पर स्टॉप करिए प्लीज सर। लेट हो जाएगा सर नेक्स्ट। ओके ठीक है, चलो मिलते हैं अगले हफ्ते। ठीक है।
ठीक है? थैंक यू सर, थैंक अभी यू। मेडिसिन का ऊपर अगले हफ्ते आपको है ना जो ये अभी अभिपत्ति का वगैरह है ना, वो जो मेन मेडिसिन है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसमें आप सभी का भी कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी अपना अनुभव शेयर कर लेना। तो अगला लेक्चर होगा वो उसका ये मेरी साइड से पूर्णाहुति का लेक्चर होगा, ये अम्ल पित्त का, और आपकी साइड से साथ में क्वेश्चन आंसर का भी हो जाएगा। तो 10-15 मिनट का काम है मेरा, तो उसमें दोनों कर लेंगे, डिस्कशन भी कर लेंगे, और ये औषधियों का जो मेन जो मेडिसिन है अभिपत्ति का वगैरह उसका विचार भी कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके सर, वेरी मच थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट।